अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहा हूं जो कि है मरीख के बारे में। इंसान मरीख को एक्सप्लोर कर रहा है, उसको बसाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिटर्स और रोवर्स यानी कि रोबोट मशीनें मरीख पर उतार रहा है। लेकिन ये काम कैसे हो रहा है हम इस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री को मैंने छोटी छोटी वीडियो में तकसीम किया है और उन वीडियो में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहे होंगे। हम पहले देखेंगे कि मरीख कैसा स्यारा है, वो ज़मीन से क्यों मुख्तलिफ है और जो टेक्नोलॉजी हमने ज़मीन पर बनाई है वो मरीख पर क्यों नहीं काम कर सकती। हमें अपनी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन में कैसे चेंजेस करनी पड़ेंगी ताकि हम मरीख पर लैंड कर सकें। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जब रोवर्स और शटल्स, स्पेसक्राफ्ट, ऑर्बिटर्स स्पेस में भेजे जाते हैं तो मवासलाती ज़राए कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके साथ हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, हमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं स्पेस में और फिर मरीख पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम डीप स्पेस नेटवर्क्स को बड़ी डिटेल में देखेंगे। उसके साथ हम हिस्ट्री देखेंगे कि कौन कौन से रोवर्स और कौन कौन से ऑर्बिटर्स हमने मरीख पर भेजे हैं। इसमें ज़्यादातर रोवर्स और ऑर्बिटर्स वो होंगे जो कि नासा ने बनाए हैं। तो सारा डाटा जो हमने लिया है वो नासा से लिया है। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, लेकिन उनसे हमने बहुत कम डाटा लिया और इसीलिए उनके रोवर्स और उनके ऑर्बिटर्स को बहुत ज़्यादा तफसील में डिस्कस नहीं किया जाएगा। हम ये भी देखेंगे कि क्यूरोसिटी ने क्या काम किया, हम ये भी देखेंगे कि स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी क्या काम करती रही हैं और आज जब हमने परसवेरेंस, जिसे पर्सी कहा जाता है, रोवर मरीख पर भेजा है तो वो कैसे काम कर रहा है और फिर इंसान मरीख पर कब जाएंगे और कैसे जाएंगे, किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, इंसान मरीख पर कैसे उतरेंगे, कैसे मरीख को बसाएंगे, उसे आबाद करेंगे, क्योंकि मरीख पर तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। क्या वहाँ पर हम इसी तरीके से कॉलोनियाँ बसा सकेंगे जिस तरह ज़मीन पर बसाते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। इंसान मरीख को आबाद कैसे करेगा, पौधे कैसे लगाएगा, उसे चेंज कैसे करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट्री में डिस्कस होने जा रही हैं। लेकिन ज़्यादातर फोकस ये होगा कि हम कैसे इंजीनियरिंग और डिज़ाइन में चेंजेस करते हैं ताकि हम मरीख पर जा सकें। तो हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और हम शुरुआत करेंगे मरीख से कि मरीख है क्या। मैं आपको लेकर चलता हूँ पुराने मिस्रियों के दौर में, इजिप्शियंस के दौर में। जब वो आसमान की तरफ रात को देखते थे तो उन्हें बहुत से सितारे नज़र आते थे, उन्हें स्टार कंस्टलेशंस नज़र आती थी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे सितारे उनको नज़र आते थे जो कि बड़ी तेज़ी से आसमान में मूव करते थे, उन सितारों की बनिस्बत जो कि साकिन थे। मिस्री इन्हें वॉन्डरर स्टार्स कहते थे, यानी कि आवारागर्द सितारे कहते थे। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि ये सितारे नहीं थे बल्कि ये प्लैनेट्स थे। जिस तरीके से सूरज चांद को चमकाता है और वो हमें एक सितारे की तरह नज़र आता है, लेकिन क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है इसलिए हम जान चुके हैं कि वो एक सितारा नहीं है बल्कि वो एक छोटा सा मून है। इसी तरीके से ये प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम में हैं, जब वो सूरज की रोशनी से चमकते थे तो हमें ऐसे लगता था वो सितारे हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट बहुत तेज़ होती थी, इसलिए हम उन्हें वॉन्डरर स्टार्स कहते थे। इजिप्शियंस ये भी समझते थे कि कुछ सितारों का रंग मुख्तलिफ है। जिस तरीके से मार्स की बात करें तो इसे रेड स्टार कहा जाता था क्योंकि ये देखने में ब्राउनिश शेड देता था। लेकिन क्या मरीख की सरजमीन वाकई ब्राउन है, लाल रंग की है? और अगर उसकी चट्टानें लाल रंग की हैं तो क्यों हैं? मैं आपको अपनी ज़मीन की तरफ लेके चलता हूँ। अगर आप ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्सप्लोर करें, आप अमेरिका में जाएं, ग्रैंड कैनियन को देखें, आप और जगह पर जाएं और ज़मीन पर लाल रंग की चट्टानों की तलाश करें तो आपको बहुत सी लाल रंग की चट्टानें मिल सकती हैं। जब साइंसदानों ने इन चट्टानों को देखा तो उन्होंने इसकी मिट्टी का, इन रॉक्स की मिट्टी का केमिकल एनालिसिस किया और फिर हमें पता चला कि इन चट्टानों में आयरन बहुत ज़्यादा है, लोहा बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से जब लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो इन चट्टानों को जंग लगा देता है, जंग आलूद बना देता है, रस्ट कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सेब को काटते हैं तो सेब का रंग कुछ अरसे के बाद ब्राउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेब में भी आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है।
आज हम ये जानते हैं कि मरीख पर जो चट्टानें हैं उसमें आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन ये सारी एक रंग की नहीं है। इनमें ब्राउन के मुख्तलिफ शेड्स हैं, लेकिन साथ साथ ग्रीन के शेड्स भी आपको नज़र आएंगे। मगर जब हम दूर से देखते हैं तो मरीख हमें लाल रंग का या ब्राउन रंग का नज़र आता है। हम मार्स क्यों जाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपको इंसान की तारीख से दूंगा। साइंस हमें यह बताती है कि इंसान आज से 3 लाख साल से लेकर 10 लाख साल पहले अफ्रीका में उसकी पैदाइश हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने अफ्रीका को बसाया। लेकिन अभी पूरा अफ्रीका बसाया नहीं था कि इंसान अफ्रीका से बाहर निकला, एक्सप्लोर करने के लिए तजस्सुस उसे बाहर लेकर गया। उसने ज़मीन को देखने की ठानी। रास्ते में समंदर आ गए, दरिया आ गए, तो उसने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उसने जहाज़ बनाए और जब उसने टेक्नोलॉजी के ज़रिए दरियाओं को अबूर किया, समंदरों को अबूर किया, कई जगह उसे ठंड की वजह से गर्म कपड़े बनाने पड़े, तो उसने ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता आबाद करना शुरू कर दिया। उसे ज़मीन के रिसोर्सेज मिलना शुरू हो गए, उसको ज़मीन से फ़वाइद हासिल होना शुरू हो गए। तो इंसान ने अपनी मूवमेंट से, अपने तजस्सुस की वजह से नई नई जगह पर जाने से ये सीखा कि वहाँ पर उसे बहुत से वसाइल मिले और उससे उसको ओवरऑल अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के मौके मिले। इसीलिए आज जब हम ज़मीन पर पूरे तरीके से फैल चुके हैं तो हम स्पेस की तरफ देख रहे हैं, हम मरीख जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अगला स्टेप ले सकें, और इंसान की क्यूरोसिटी उसे इस तरफ धकेल रही है। मैं अब आपको मरीख के बारे में कुछ बताता चलूं कि मरीख ही को क्यों हमने चुना। अगर आप सोलर सिस्टम्स में प्लैनेट्स को देखें तो जो आखिरी 4 प्लैनेट्स हैं, जिसमें जुपिटर है, नेपच्यून है, सैटर्न है, यूरेनस है, ये गैस के बने हुए प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स पर इंसान आबाद नहीं हो सकता। इस वक्त तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इन पर जाना, इनको एक्सप्लोर तो किया जा रहा है मुख्तलिफ ऑर्बिटर से, लेकिन इंसान इन पर आबाद नहीं हो सकता। चलें हम दुनिया की दूसरी तरफ चलते हैं, सूरज के करीब। तो हम जाएंगे मरकरी की तरफ, लेकिन मरकरी सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए दिन को इस पर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होता है और रात को इस पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर आप मरकरी की बात करें तो इसका टेम्परेचर 170 सेंटीग्रेड से लेकर, यानी -170 सेंटीग्रेड से लेकर 448 सेंटीग्रेड तक रात और दिन में इसका डिफरेंस आता है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पर इंसान नहीं रह सकता। और उसके साथ साथ मरकरी की आबो हवा भी नहीं है, इसका एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ये भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अब हम मरकरी पर भी नहीं जा सकते, तो चलें हम बात करते हैं वीनस की। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रखने वाला प्लैनेट है। हालांकि ये सूरज से दूर है मरकरी की निस्बत, लेकिन इसका दर्जा हरारत 465 सेंटीग्रेड होता है। इस पर बहुत बड़ी एटमॉस्फेयर की लेयर है जो कि ज़मीन से 93% ज़्यादा वज़न रखती है, भारी है, और इसी वजह से इस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। तो जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हो रही हो वहाँ पर आप ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? तो रहकर हमारे पास मरीख ही बचता है। तो अब हम मरीख की तरफ चलते हैं कि मरीख को अगर हमने आबाद करना है तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए। मरीख पर ग्रेविटी 38% कम है ज़मीन से, जिसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब यह है कि आपका वज़न वहाँ पर 38% कम होगा, तो आप वहाँ पर बास्केटबॉल बहुत अच्छे तरीके से खेल सकेंगे, आप वहाँ पर लंबी लंबी छलांगें लगा सकते हैं। मरीख हमारे सोलर सिस्टम का मरकरी के बाद सबसे छोटा सियारा है और इसकी जो लैंड है वो हमारी ज़मीन की लैंड से बहुत कम है, इसलिए हमें लैंड ज़्यादा नहीं मिलेगी जब हम मरीख पर जाएंगे। और इसकी जो एटमॉस्फेयर है वो 1% है ज़मीन के। यहाँ पर हमें बहुत मुश्किलात आएंगी, क्योंकि जब हमने रोवर्स को या किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मरीख की तरफ लेके जाना तो उसकी जो एटमॉस्फेयर है वो इतनी पतली है, 1% है ज़मीन के एटमॉस्फेयर से, कि वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा तकनीकी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जो कि हम आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं।
मैं आपको ये भी बता दूं कि मरीख के 2 चांद हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, उनके नाम भी आपको दिखाए गए हैं। और ये दोनों चांद उस तरीके के चांद नहीं है जिस तरह ज़मीन का चांद है, बल्कि ये ज़मीन के मरीख के पास से गुजरती हुई एस्ट्रॉयड बेल्ट के 2 रॉक्स हैं जो कि मरीख के गिर्द घूम रहे हैं। इनकी अगर आप तस्वीर भी देखें, शक्ल भी देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से किसी वक्त मरीख के गिर्द घूमना शुरू हो गए। मरीख पर भी ज़मीन की तरह टिल्ट है। आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन बिल्कुल सीधी सूरज के गिर्द नहीं घूमती, जिस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, बल्कि वो एक एंगल पर टिल्ट रखती है जिसे 23 डिग्री का टिल्ट कहा जाता है। मरीख पर यह टिल्ट 25 डिग्री का है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन को अगर इस टिल्ट की वजह से मौसम मिलते हैं, ज़मीन पर जितने भी मौसम आते हैं वो इस टिल्ट की वजह से आता है, जिन पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, अपन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मरीख पर क्योंकि टिल्ट एक ही तरफ को है, भी वैसे ही मौसम आएंगे और उसी पैटर्न में आएंगे जैसे कि ज़मीन पर आते हैं। मरीख के मौसम को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ मैंने आपको बताया कि मरीख पर ग्रेविटी 38% है, ज़मीन से बहुत कम ग्रेविटी है, इसलिए वहाँ पर आपका वज़न भी कम होगा और वहाँ पर ग्रेविटी की वजह से आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। ज़मीन का जो डायमीटर है, मरीख का डायमीटर उससे आधा है, 53% डायमीटर है ज़मीन के मुकाबले में। इसका मतलब यह है कि मरीख ज़मीन से साइज़ में आधा है, लेकिन इसका मैस ज़मीन के मैस के 11% है। तो साइज़ तो आधा है लेकिन मैस बहुत कम है। मरीख की अगर एटमॉस्फेयर को देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो गैस मिलेगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 95 to 96% है, नाइट्रोजन 3% है, जबकि ऑक्सीजन के लेवल्स बहुत कम हैं। हैरानी की बात यह है कि मरीख पर ऑक्सीजन के लेवल पूरे साल बदलते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि समर में ऑक्सीजन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, जिस पर अभी भी साइंसदान बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं और इसकी वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मरीख के मौसम बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि ज़मीन के मौसम हैं, लेकिन क्योंकि मरीख का ऑर्बिट सूरज के गिर्द बड़ा है, इसलिए सूरज की रोशनी मरीख पर कम पहुँचती है और दर्जा हरारत भी कम पहुँचता है। चुनाचे मरीख का ऑर्बिट जो एक चक्कर लगाता है सूरज के गिर्द, एक साल मरीख का वो 687 दिनों का होता है। इसके मौसम भी, सीजन्स भी ज़मीन से बड़े होते हैं, तो गर्मियां भी ज़्यादा अरसे के लिए आती हैं और सर्दियां भी ज़्यादा अरसे के लिए आती हैं। अगर आप मरीख पर दिन के टेम्परेचर की बात करें तो सर्दियों में 0 सेंटीग्रेड से लेकर 24 सेंटीग्रेड तक वेरी करता है, लेकिन जो रात का टेम्परेचर होता है वो -110 से लेकर ठंडी रातें जो होती हैं उसमें -140 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है। सीज़न इसके बड़े होते हैं, इस वजह से जब हम सर्दियों की बात करते हैं, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को मरीख पर लेके जाना है, तो रोवर्स के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो कि सूरज की रोशनी ले रहे होते हैं, सर्दियां लंबी होने की वजह से दिन छोटे होते हैं, सर्दियों के रातें बड़ी होती हैं, वहाँ पर हमें तकनीकी मसाइल आते हैं। तो हमें उसके लिए भी देखना होगा कि हमने रोवर्स में एनर्जी को कैसे स्टोर करना है ताकि हम लंबी सर्दियां गुजार सकें। यहाँ मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि हर 26 महीनों के बाद मरीख और ज़मीन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। तो अगर हमने एक रॉकेट को ज़मीन से मरीख पर पहुंचाना है तो हम इंतज़ार करते हैं उस मौके का जब मरीख और ज़मीन बिल्कुल एक साथ आ जाते हैं, और उसके बाद उस रॉकेट को वहाँ पर फायर किया जाता है जहाँ पर 7 से 8 महीने बाद मरीख होगा। मुस्तकबिल में फायर किया जाता है जहाँ पर मरीख होगा, क्योंकि हमें मरीख तक पहुँचने के लिए 7 से 8 महीने दरकार है। इस चीज़ को हम आगे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं। मरीख की पहाड़ियों की तरफ देखें, क्योंकि मरीख ज़मीन से छोटा है तो हमारा अंदाज़ा होता है कि मरीख की पहाड़ियाँ भी ज़मीन से छोटी होंगी। लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट को देखें जो हमारी ज़मीन पर सबसे ऊंची पहाड़ी है, चोटी है, वो 8.8 किलोमीटर 8.8 किलोमीटर उसकी हाइट है समंदर से। लेकिन अगर आप मरीख की सबसे ऊंची पहाड़ी को देखें तो वो आपको ओलंपस मॉन्स उसका नाम है, जिसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ,
इसकी जो हाइट है वो 27 किलोमीटर है समंदर से, और इसकी जो विड्थ है वो 550 किलोमीटर है। तो ये 3 गुना से ज़्यादा ऊंची है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह मरीख पर टेक्टोनिक प्लेट्स ना होने का है। हमारी ज़मीन के ग़िलाफ़ को अगर आप देखें तो जो सबसे ऊपर वाली सतह है, जिसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, वो ज़मीन के ऊपर मूव करती है। यानी गेंद को लें और गेंद की सतह आगे पीछे गेंद की सतह के ऊपर मूव कर रही हो, फ्लेक्सिबल हो। आप इमेजिन करें तो हमारे लैंड मूव करती है वक्त के साथ साथ, लेकिन ये मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि हम इसे परसीव नहीं कर सकते। अब जब नीचे से लावा आता है, एक वॉल्केनो फटता है, आतिशफशां फटता है, तो लावा जब नीचे आता है और ऊपर की सतह मूव कर रही है तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि लावा एक जगह से निकलता है और कुछ अरसे बाद सतह वहाँ से आगे चली जाती है। तो वहाँ पर एक छोटी पहाड़ी बन गई, फिर उससे आगे एक छोटी पहाड़ी बन गई, फिर उससे आगे। लेकिन मरीख पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, उसकी वजह से उसकी सतह मूव नहीं करती, और जब उसकी सतह मूव नहीं करती तो लावा जहाँ से निकलता है वहाँ पर ही ढेर लगता जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी बन जाती है, जिस तरीके से मैंने आपको मरीख की पहाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई हैं। तो ओलंपस मॉन्स जो मैंने आपको जिक्र किया वो इसलिए बहुत बड़ी पहाड़ी है। तो आप ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स को भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं ज़मीन का, अगर हम कंपैरिजन करें मरीख के साथ, तो वहाँ पर वेदर कंडीशंस, जो हार्श वेदर कंडीशंस हैं, वो कैसी होती हैं। मरीख पर डस्ट स्टॉर्म्स बहुत आते हैं। मैं आपको यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक डस्ट स्टॉर्म नहीं है, ये कई डस्ट स्टॉर्म्स हैं। लेकिन क्योंकि मरीख पर एटमॉस्फेयर बहुत कम है, इस वजह से जब डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं तो वो जो मिट्टी मरीख पर फैलती है वो नीचे बैठने में बहुत टाइम लगाती है, और इस वजह से ये पूरे डस्ट स्टॉर्म आहिस्ता आहिस्ता मरीख को अपनी लपेट में ले लेते हैं। जिस तरीके से आप 2001 का डस्ट स्टॉर्म देख रहे हैं, ये एक डस्ट स्टॉर्म नहीं, ये मल्टीपल डस्ट स्टॉर्म्स आए थे, लेकिन उन्होंने मरीख को ओवरऑल पूरा डस्ट में आपको घिरा हुआ नज़र आ रहा है मरीख। अब अगर हमने रोवर वहाँ पर भेजना है और इस किस्म का डस्ट स्टॉर्म आया तो फिर हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि हमारे कैमरे तो फिर काम नहीं करेंगे। मरीख पर बादल जमे हुए होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, और आपने अगर वहाँ पर रोवर भेजा है या वहाँ पर आपने एक स्पेस क्राफ्ट को उतारना है और बादल जमे हुए टकरा रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। मरीख पर साइक्लोन्स भी आते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक साइक्लोन की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से मरीख पर डस्ट डेवल्स आते हैं। इनको पंजाबी में हम बावरोले कहते हैं, जो कि छोटी सी एक फनल होती है जो कि ऊपर तक जाती है। डस्ट की फनल होती है, घूमती है और ऊपर की तरफ जाती है, जिस तरीके से आप तस्वीर में देख रहे हैं। डस्ट डेवल की हाइट 4 किलोमीटर तक हो सकती है। 4 किलोमीटर की हाइट से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप सोचें तो मरीख की जो एटमॉस्फेयर है उसकी हाइट 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे मरीख की एटमॉस्फेयर शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ज़मीन की एटमॉस्फेयर का 1% है, और उसमें 4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा फ़र्क रखता है। क्योंकि अगर आपका स्पेस क्राफ्ट ऐसे डस्ट डेवल में फंस गया तो उसके तबाह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि आपको इन वेदर कंडीशंस के बारे में बता रही हैं। तो अगर हमने मरीख पर कोई भी चीज़ भेजनी है, उसका वेट जो बढ़ता जाएगा उसी तरीके से हमारे रॉकेट का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। अगर हमने एक छोटा सा ऑर्बिटर भेजना है, अगर हमने एक छोटा सा रोवर भेजना है तो छोटा रॉकेट चाहिए, लेकिन अगर हमने बड़ा रोवर भेजना है तो बड़ा रॉकेट चाहिए, और अगर इंसान को भेजना है तो उससे भी बड़ा रॉकेट चाहिए हमें मरीख तक जाने के लिए। और उसके साथ साथ टाइमिंग की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हम उस वक्त रॉकेट को लॉन्च करेंगे जबकि ज़मीन और मरीख बिल्कुल आमने सामने होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, क्योंकि मरीख का ज़मीन से 300 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस है, जिसे अचीव करने में, मरीख तक पहुंचने में 7 से 8 महीने लगते हैं। और इन महीनों की मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि अगर आपने मरीख पर एक रॉकेट का निशाना लेना है तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कराची में आपने तीर कमान पकड़ा और आपका निशाना हुंजा में
अब क्या आप वो निशाना ले सकते हैं? क्या आपको वो चीज़ नज़र आ रही है? इसलिए आपको एक टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसे कोर्स करेक्शन कहा जाता है। तो आपने जो तीर छोड़ा उसको हर शहर पर जाकर आप थोड़ा थोड़ा ठीक करते हैं ताकि वो अपने एंगल पर अपनी जगह पर जाकर लग सकें। तो जब वो तीर कराची से निकल के हैदराबाद पहुंचा तो आप वहां पर गए और आपने वो तीर थोड़ा सा ठीक किया ताकि वो अपने निशाने तक पहुंच सके। जब वो नवाब शाह पहुंचा तो वहां पर भी आपने ठीक किया। जब वो रहीम यार खान पहुंचा तो वहां पर भी आपने कोर्स करेक्शन की। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारी स्पेस में जीपीएस तो मौजूद नहीं है जो हमें पता हो कि हमारा टारगेट क्या है, तो हमें कोर्स करेक्शन करनी पड़ती है। ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो अपने आप को ठीक करते हैं, ज़मीन से भी उनका राब्ता होता है ताकि हम ठीक ठीक मरीख पर उतर सकें, हम मरीख को मिस ना कर दें। नासा ने 5 रोवर्स भेजे हैं मरीख पर। इन रोवर्स को अगर मैं बयान करूं तो हम 2010 में स्पिरिट भेजा हमने। स्पिरिट का काम क्या था? इससे पहले भी एक रोवर भेज चुके थे जो कि सोजर्नर था। उसने 1997 में हमें 550 पिक्चर्स भेजी, 550 पिक्चर्स भेजी, सारी की सारी ब्लैक एंड वाइट थी। उसके बाद फिर हमने स्पिरिट को भेजा और हमने कहा कि हमें कलर्ड पिक्चर्स चाहिए ताकि हम मरीख को अच्छे तरीके से देख सकें। यहाँ पर हमें कलर्ड पिक्चर्स मिलना शुरू हो गए और उसके साथ साथ उसने वाटर पाथ्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, उसकी तस्वीरें भेजी हैं। आतिश फिशां कैसे फटते हैं मरीख पर, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या है उसकी तस्वीरें भेजना शुरू कर दी। फिर अपॉर्चुनिटी ने भी वाटर फ्लो को फॉलो किया, उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आईं। उसने मिनरल्स को देखा, रॉक्स को देखा। फिर क्यूरोसिटी जो कि एक साइंस लैब थी, इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि वो कैसी साइंस लैब थी, लेकिन उसको भेजा गया। और उसको जब मरीख पर भेजा गया तो देखा गया कि क्या मरीख पर लाइफ है, माइक्रोबियल छोटे लेवल की लाइफ है। उसने रॉक्स में जाकर ड्रिल करना शुरू कर दिया और किन अज्जा से वो रॉक्स बनी हैं उनको देखना शुरू कर दिया। उसने हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन भेजी पानी के बारे में। इसी तरीके से रिसेंटली हमने परसेवरेंस रोवर भेजा है जो कि क्यूरोसिटी का काम आगे बढ़ाएगा। वो भी देखेगा कि मार्स पर लाइफ के क्या आसार। उसमें हमने 4K पिक्चर्स की प्रोविजन भी रखी है, ऑडियो सिस्टम भी है, हम आवाज़ भी सुन सकते हैं। और वो इंसानों के लिए सैंपल बना बना कर मरीख पर रख रहा है कि जब इंसान 2024 में या उसके आसपास जब इंसान मरीख पर कदम रखेगा तो वो सारे सैंपल्स उठाएगा जो कि परसेवरेंस रोवर बना बना कर रख रहा है, और फिर उन्हें ज़मीन पर लाया जाएगा और उन्हें एनालाइज किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि परसेवरेंस रोवर को आसानी के लिए पर्सी रोवर भी कहा जाता है। लेकिन मरीख पर सिर्फ हमने रोवर्स नहीं भेजे, हमने ऑर्बिटर्स भी भेजे। हमने ऐसी सैटेलाइट्स भेजी हैं जो मरीख के गिर्द चक्कर लगाती हैं। बहुत से मुल्कों ने सैटेलाइट्स भेजी हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, वैसे तो इस वक्त भी 13 से 14 सैटेलाइट ज़मीन मरीख का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन मैं आपको एक्टिव सैटेलाइट्स की बात करूं तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 हैं। आपको वो तस्वीर में नज़र भी आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि MRO ऑर्बिटर भी है हमारे पास एक्सप्रेस ऑर्बिटर है, हमारे पास ओडेसी है, फिर हमारे पास सर्वियर ऑर्बिटर है। तो आप सारे ऑर्बिटर्स को देख सकते हैं और इनका काम क्या है, ये वेदर कंडीशंस देख रहे हैं, ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स बना के भेज रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं, जो कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। पानी को तलाश कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइफ को देख रहे हैं और फिर मरीख की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, उसके वेदर पैटर्न्स को देख रहे हैं, ग्रेविटी को देख रहे हैं, बारिशों को देख रहे हैं। मरीख पर बहुत से मुल्कों ने रोवर्स और ऑर्बिटर्स भेजे। बहुत से ऑर्बिटर्स और रोवर ले जाने वाले मिशन कामयाब नहीं हुए। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप देखें जहाँ जहाँ आपको रेड क्रॉस नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे नाकाम मिशन हैं। लेकिन आज भी इंडिया को शामिल किए हुए बहुत से ऑर्बिटर्स मरीख का चक्कर लगा रहे हैं और अनकरीब UAE भी अपना एक ऑर्बिटर मरीख पर भेजने वाला है, जो कि वहाँ पर ज़िंदगी की तलाश में लग जाएगा। इसी तरीके से मरीख पर बहुत से ऐसे रोवर्स और ऑर्बिटर्स हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो एक वक्त में बहुत काम करते थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुके हैं। हम उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हम डिस्कस करेंगे जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं। और उन ऑर्बिटर से और उन रोवर से लाइव डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लाइव डेटा कैसे देख सकते हैं।
ज़मीन पर ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर आप लाइव डाटा देख सकते हैं और उन्होंने आपके लिए ये डाटा फ्री किया हुआ, तो आप उनकी वेबसाइट्स पर जाकर लाइव डाटा को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहली वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो बनाने वाला हूँ मैं डीप स्पेस नेटवर्क पर, और इसमें आपको बताऊँगा कि ज़मीन पर कम्युनिकेशन करना तो बहुत आसान है, लेकिन स्पेस में कम्युनिकेशन कैसे की जाती है और किस किस्म के चैलेंजेस हमें स्पेस में मिलते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।